Hello friends, this is Sonali Ahuja. Welcome to our channel Only Civil Service. As you know friends, हमारी साइटोलॉजी की सीरीज चल रही थी जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ एवोल्यूशन. एवोल्यूशन के बारे में हम इस पूरे टॉपिक में देखेंगे कि किस तरीके से अर्थ बनी, किस तरीके से ह्यूमन बीइंग का एवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से अदर क्रिएचर्स का, अदर एनिमल्स का एवोल्यूशन हुआ. इस पूरी बात, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन और एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, इन सब की बात हम इस टॉपिक में करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दैट व्हाट इज एवोल्यूशन. एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ. The evolution of life on earth, different changes in flora and fauna around the earth that coexist along with human being also forms part of evolution. एवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो ब्रांच है बायोलॉजी की, इसमें हम स्टडी करते हैं अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनकी क्या हिस्ट्री रही, वो किस तरीके से बनी, किस तरीके से लाइफ स्टार्ट हुई, इस सब के बारे में स्टडी हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच में करते हैं उसे बोलते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी. एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहा जाता है. इस एवोल्यूशन ऑफ लाइफ में ऑन अर्थ पे हम डिफरेंट चेंजेस के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से हमारे पूरे फ्लोरा में, फोना में, हमारे अर्थ के आसपास किस तरीके के आपको चेंजेस, इसमें इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग के बारे में हम बात करते हैं कि किस तरीके से चेंजेस होते होते आपको एवोल्यूशन होता हुआ दिखता है. कि पहले किस तरीके से ह्यूमन बीइंग होते थे, अब कितने ज़्यादा उनकी क्रैनियल कैपेसिटी बढ़ चुकी है, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं ह्यूमन बींग्स. तो किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ, बहुत सारे चेंजेस आए, उन सब चेंजेस के बारे में स्टडी हम करते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में. अब हम देखते हैं कि जो टर्म है एवोल्यूशन, इसको दिया था, इसको कॉइन किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने. ये टर्म एवोल्यूशन कॉइन करने वाले थे हर्बर्ट स्पेंसर. अब हम सबसे पहले बात करें लाइफ. तो सबसे पहले जो यूनिवर्स बना, इस यूनिवर्स को बनने का अगर टाइम पीरियड में देखूँ तो 20 बिलियन ईयर्स अगो पूरी यूनिवर्स जो सबसे पहले बनना स्टार्ट हुई वो स्टार्ट हुई 20 बिलियन ईयर्स अगो. लेकिन जो सबसे पहली लाइफ फॉर्म जो देखा गया वो था 3600 मिलियन ईयर्स अगो. 3600 मिलियन ईयर अगो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक लाइफ ओरिजिनेटेड होती हुई इस यूनिवर्स में देखी. तो अगर यूनिवर्स सबसे पहले कब बना 20 बिलियन ईयर अगो और लाइफ ओरिजिनेट कब हुई 3600 मिलियन ईयर अगो. और जो एवोल्यूशन टर्म है वो देने वाले कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर. इसके बाद हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन कि क्या क्या थ्योरीज हैं. सब लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हुई हैं कि किस तरीके से लाइफ आई, किस तरीके से ये पूरा यूनिवर्स बना. तो उन थ्योरीज के बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले हम कुछ उन थ्योरीज को देखेंगे जो फेल हुई, जिनको आज हम नहीं मानते, लेकिन पहले के लोग इसके ऊपर बिलीव करते थे. तो सम साइंटिस्ट बिलीव्स दैट लाइफ कम्स फ्रॉम अदर प्लेनेट. सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि जो लाइफ है जो अदर प्लेनेट्स पे, जहाँ पे लाइफ कहीं होगी वहाँ से अर्थ पे आई और इस तरीके से अर्थ बना और अदर एनिमल्स यहाँ पर आना शुरू हुए. लेकिन ये बात को वो प्रूफ नहीं कर पाए और ये थ्योरी फेल हुई. सेकेंड, अगर हम बात करें, अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट्स that unit of life is called spores transferred from other planets. तो ये कुछ अर्ली ग्रीक थिंकर्स थे, उनका भी यही मानना है कि जो लाइफ है वो स्पोर्स के फॉर्म में, उसकी यूनिट क्या है लाइफ की? स्पोर्स के फॉर्म में जो दूसरे प्लेनेट पे जहाँ पे लाइफ होगी ऑलरेडी प्रेजेंट, वहाँ पे कुछ एनिमल्स अपने स्पोर्स क्या किए होंगे, यहाँ पर ट्रांसफर्ड कर दिए होंगे और वही स्पोर्स बाद में जर्मिनेट होकर, बाद में डिवाइड होकर क्या बनाई, उनने एक ऑर्गेनिज्म बनाया और जिससे यहाँ पर भी लाइफ आ गई. तो बट ये चीज़ भी अब फेल है, इस थ्योरी को भी माना नहीं जाता. अदर थ्योरी की अगर हम बात करें, लाइफ कम्स आउट ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड मड. दिस थ्योरी इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ऑरिजिन. जो थ्योरी है स्पॉन्टेनियस ऑरिजिन की, उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स ये माना जाता है कि जो लाइफ है डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब जो भी दलदली सा, खराब सा मैटर उस टाइम रहा होगा, उसमें से एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बना और उससे ही आगे चलकर पूरी हमारी अर्थ बनी, पूरी लाइफ एग्जिस्ट हुई. तो इस ये थ्योरी भी लेकिन फ्रेंड्स फेल हुई, इस थ्योरी को भी माना नहीं जाता. तो हमने दो थ्योरीज यहाँ पे देखी. एक में ने माना कि लाइफ जो है अदर प्लेनेट से आई है और एक जिसमें जो लाइफ है
डेड एंड डिकेइंग मैटर से बनी है, लेकिन इस थ्योरी को क्या कहा गया? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ओरिजिन। नेक्स्ट हम बात करें लुईस पास्चर। लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट हमने देखा था जब हम बात कर रहे थे साइटोलॉजी में कि लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था दैट लाइफ अराइजेस ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो जो लुईस पास्चर है उनने स्पॉन्टेनियस थ्योरी को फेल कर दिया उसकी इन एक्सपेरिमेंट के बेस पे। ये जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी है ये डिसमिस्ड हो गई। इनने एक ऐसा स्वान नेक टाइप का एक बीकर लिया था जिसके अंदर इनने कुछ वाटर रखा था, यहाँ पर वाटर यहाँ पे प्रेजेंट था, और यहाँ पर इनने एक मीट का टुकड़ा रख दिया था, मीट का टुकड़ा रख दिया था, जिसमें अब इनने इस तरीके से स्वान फ्लास्क को बनाया जिसमें कुछ कोई भी एयर अंदर नहीं जा पा रही थी। जब एयर अंदर नहीं गई तो उनने दिखाया, और उसके अंदर किसी भी तरह की कोई लाइफ फॉर्म आपको देखने को, लाइफ का फॉर्म आपको देखने को, ना उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, ना ही किसी भी तरीके की कोई एयर आई, ना ही कोई अदर इसमें क्रिएचर देखने को मिला। लेकिन जब इनने यहाँ से इस फ्लास्क को तोड़ दिया तो उन्होंने देखा कि थोड़ी देर बाद इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिले। तब इनने ये प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली कि जो लाइफ है ओनली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो ऑलरेडी सेल प्रेजेंट है उन्हीं से ही न्यू सेल बन सकती है, नहीं तो किसी भी तरीके से डेड और डिकेइंग मैटर से लाइफ फॉर्म नहीं हो सकती। तो लुईस पास्चर ने जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी है उसको डिसमिस्ड करा था, उसको फेल प्रूफ किया था। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ओपेरन हेल्डन थ्योरी। ओपेरन हेल्डन थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ ओरिजिनेट ऑन अर्थ थ्रू फिजियोकेमिकल प्रोसेस ऑफ एटम कंबाइनिंग टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपेरन हेल्डन थ्योरी ये कहती है कि जो भी अर्थ पे जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो कुछ फिजियोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू हुई है। मतलब यहाँ पे कुछ गैसेस प्रेजेंट रही होंगी जैसे मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस टाइप की कुछ गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट रही होंगी जिनने आपस में कंबाइन करके बहुत स्मॉल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जैसे आरएनए बना लिया, प्रोटीन, उसने इससे प्रोटीन बना, तो ऐसे कई तरीके से स्मॉल और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने होंगे। इस तरीके से लाइफ ओरिजिनेट होना शुरू हुई होगी। तो ये है किसके अकॉर्डिंग? ओपेरन हेल्डन थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं जो आती हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जिसको कहा जाता है, ऑर्गेनिक थ्योरीज जो आती है, तो उसमें सबसे फर्स्ट थ्योरी है लेमार्किज्म। लेमार्किज्म जो किसने दी है? जीन बाप्टिस्ट डी लेमार्क। जो किसके द्वारा दी गई है? जीन बाप्टिस्ट डी लेमार्क। लेमार्क के द्वारा दी गई है थ्योरी जिसका नाम है लेमार्किज्म। लेमार्किज्म ने अपनी एक बुक लिखी थी फिलोसफिक जूलॉजी। फिलोसफिक जूलॉजी 1809 में अपनी एक बुक लिखी जिसमें उनने इस थ्योरी के बारे में बताया था। क्या थी अब लेमार्क की थ्योरी? लेमार्क की थ्योरी कुछ 2-3 प्रपोजिशंस पे बेस्ड थी। सबसे पहली बात उन्होंने अपनी थ्योरी में कही कि प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गन रिजल्ट फ्रॉम अ न्यू नीड। उनके अकॉर्डिंग जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को कोई नीड होती है तो वो अपने ऑर्गन को डेवलप कर लेता है, एक न्यू ऑर्गन बना लेता है। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो, उन्होंने बोला कि जिराफ, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जिराफ को जब यहाँ पे ज़रूरत पड़ी पत्तियों को खाने की तो उसने अपनी गर्दन क्या कर ली? यहाँ पर लंबी कर ली। तो गर्दन इसीलिए आज आप देखोगे जिराफ की जो गर्दन है आपको लंबी दिखाई, उसकी नेक आपको बहुत लंबी दिखाई देती है। तो उनका कहना है कि पहले उसकी नेक लंबी नहीं रही होगी, लेकिन जब उसने पत्तियां खाने के लिए अपनी नेक को बार बार हर जनरेशन में क्या किया? ऊपर किया, यूज करने लगा, तो उसकी नेक क्या हो गई? लंबी हो गई। तो ये थ्योरी इनने लेमार्क ने दी। लेमार्क ने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट्स आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग इन साइज। उन्होंने कहा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जिन जिन ऑर्गन्स का यूज करते हैं वो कंटिन्यूअस इंक्रीजमेंट में आ जाते हैं, मतलब कंटिन्यू इंक्रीज होते जाते हैं। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी इनकी थ्योरी थी। उनका कहना था कि जिस भी ऑर्गन का हम यूज कर रहे हैं कंटिन्यू, वो ऑर्गन कंटिन्यू हर जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा, वो ऑर्गन डेवलप होता जाएगा। लेकिन अगर कोई ऑर्गन का हम यूज़ नहीं कर रहे, बहुत जनरेशन्स तक वो ऑर्गन यूज़ नहीं हो रहा, तो आगे आने वाली जनरेशन्स में हमें वो ऑर्गन देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके वो ऑर्गन एक वेस्टिजियल ऑर्गन हो जाएगा। सेकेंड, फोर्थ इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। उन्होंने कहा कि अगर इस जनरेशन में किसी ने कोई कैरेक्टर एक्वायर्ड किया है, मतलब कोई कैरेक्टर, जैसे अगर आप अभी जिम जाते हैं, आपने बॉडी बनाई, तो वो आपका क्या है? कि एक्वायर्ड कैरेक्टर है। तो अब जितने आपके बच्चे होंगे उनके पास ऑटोमेटिक बॉडी होगी, मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में।
ऑटोमेटिक एक्वायर्ड कैरेक्टर पहुंचता है। बट ये बात गलत प्रूफ हुई फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप लोग जानते हैं कि अगर जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टर हैं वो कभी भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते, सिर्फ जो जीन के कैरेक्टर हैं वही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो लेमार्क की थ्योरी को आज कोई भी नहीं मानता है, टोटली डिसमिस्ड हो चुकी है। सेकेंड थ्योरी थी डार्विनिज्म। डार्विनिज्म की थ्योरी दी थी डार्विन एंड वेलेस ने। डार्विन और वेलेस ने 1858 में। सबसे ज़्यादा अगर इसका वैसे नेम पूछा जाता है तो चार्ल्स डार्विन इसके फाउंडर माने जाते हैं। तो ये किसके द्वारा दी गई? डार्विन एंड वेलेस ने 1858 में। इनकी जो थ्योरी थी वो मेनली, उसका मोटो क्या था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उनका कहना था कि इस अर्थ पे या इस यूनिवर्स में वही एनिमल, वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है जो इस अपने एनवायरनमेंट के साथ फिट बैठते हैं, अपने एनवायरनमेंट के साथ मिलकर आगे सर्वाइव कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज़्यादा फिट है, जो अपने एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बिठा सकता है, वही क्या करेगा? आगे सर्वाइव करेगा। जो उनकी थ्योरी है वो नेचुरल सिलेक्शन पे बेस्ड थी। उन्होंने कहा कि जितने भी अर्थ पे जो भी लाइफ आई है वो सब नेचुरल सिलेक्शन से आई है। जैसे अब यहाँ देख सकते हैं कि पहले क्या रहा होगा, वो हम सब मानते हैं कि हम पहले ह्यूमन बींग्स मंकी रहे होंगे, धीरे धीरे वो खड़े हुए अर्ली मैन बने, अर्ली मैन से यहाँ पर होमो सेपियंस बने। उनने धीरे धीरे चीज़ों का न्यू यूज़ करना सीखा। यही उनने बताया कि क्या रहा होगा? नेचुरल सिलेक्शन। मतलब जब उन्हें जैसी नीड हुई उस हिसाब से उनने नेचुरली खुद को अडॉप्ट कर लिया, उस हिसाब से अपनी बॉडी को बना लिया। तो ये थ्योरी हुई डार्विनिज्म की थ्योरी। ये फ्रेंड्स काफ़ी हद तक मानी जाती है, लेकिन इसके साथ एक और बात को ऐड किया गया, उस थ्योरी को कहते हैं नियो डार्विनिज्म थ्योरी। नियो डार्विनिज्म थ्योरी इंटीग्रेशन है डार्विन के जो आइडिया था उसका प्लस जो म्यूटेशन थ्योरी थी, उन दोनों को मिलाकर इसमें डार्विन थ्योरी, डार्विनिज्म और प्लस म्यूटेशन थ्योरी दोनों को मिलाकर बनाई गई नियो डार्विनिज्म। इंटीग्रेशन ऑफ डार्विन्स आइडिया विद द जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कवर्ड बाय मेंडल, है ना। जो मेंडल ने डिस्कवर्ड किया था जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस प्लस डार्विन के आइडिया को, दोनों को मिलाकर नियो डार्विनिज्म थ्योरी बनाई गई। इसमें जो डार्विन ने आइडिया दिया था नेचुरल सिलेक्शन का, उसके साथ ये बताया गया कि जो कैरेक्टर्स होते हैं या फिर जो भी चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? म्यूटेशन की वजह से आते हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक में सडन चेंज होना, ये क्या कहलाता है? म्यूटेशन। मतलब अगर हमने इस जनरेशन में कुछ चेंज किया है तो हमारे जीन्स की वजह से क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन में कोई चेंज अगर आ जा रहा है ना, वो कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है चेंज, बुरा भी हो सकता है। तो वो किसकी वजह से होता है? हमारे जीन्स की वजह से। तो ये जीन्स क्या कराते हैं? हमारे कैरेक्टरिस्टिक में चेंज करा देते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? म्यूटेशन। तो चेंजेस तो होते हैं, डार्विन के अकॉर्डिंग चेंजेस तो होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, लेकिन वो किसके थ्रू होते हैं? म्यूटेशन के थ्रू होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ थ्योरीज थी जो बताती हैं हमारे एवोल्यूशन को, किस तरीके से हमारे अर्थ पे एवोल्यूशन हुआ। अब इसके कुछ एविडेंसेस हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि एवोल्यूशन वाकई में हुआ है ना। मतलब एकदम डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं बने, बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स रहे होंगे जिससे एवोल्यूशन होते होते ह्यूमन बीइंग बने या फिर दूसरे एनिमल्स बने हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात करी है थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में की। सेकेंड वीडियो में हम बात करेंगे इसके सेकेंड पार्ट में एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन की। सो थैंक यू फ्रेंड्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।